प्रिया शर्मा 26 वर्षीय एक जिज्ञासु और संवेदनशील युवती जो भटकी हुई कहानियों में उत्तर खोजने की लालसा और अपने परिवार की सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित थी, राजस्थान के शुष्क और भव्य हृदय स्थल चित्तौड़गढ़ गांव पहुंची। वह अपने दादी दादा की पुरानी हवेली का अधिकार लेने आई थी, एक विरासत जो उसे उनकी मृत्यु के बाद सौंपी गई थी। ये वही हवेली थी जहां अंतिम बार उसकी दादी ने जीवन बिताया था। गांव लाल बलुआ पत्थर की पहाड़ियों के बीच बसा था, जो आकाश की ओर पहरेदारों की भांति खड़ी थीं। वहां समय जैसे ठहर गया था। कच्ची सड़कों के दोनों ओर जालीदार पत्थरों से सजी हुई हवेलियां थीं, जिनमें से सूरज की रोशनी नाजुक आकृतियों में छनकर आती थी। हवा में गरम सूखी धूल, रसोई घरों से उठती जीरा और केसर की खुशबू, मंदिरों की आरती की दूर गूंजती घंटियों की आवाज और इधर उधर उड़ते बुलबुल पक्षियों का मधुर गान एक अनोखा सम्मिश्रण बना रहे थे। प्रिया अपनी चमकदार काली चोटी को झुलाती हुई नीले आसमानी रंग की कुर्ती और हल्के दुपट्टे में उस धूल भरी पृष्ठभूमि से अलग दिख रही थी। उसकी चाल में एक अनकही बेचैनी थी, बचपन की धुंधली यादों और अज्ञात भय के बीच की कशमकश। हवेली के पास पहुंचते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। 2 मंजिला वह विशाल हवेली, जिसकी दीवारें तेज धूप में फीकी पड़ चुकी थीं, खिड़कियां जो हर झोंके के साथ जैसे कोई भूले बिसरे रहस्य फुसफुसा रही हों, और आंगन में पड़ा सूखा फव्वारा जिसमें नीम की पत्तियां और काई जमी हुई थी। इन सब का माहौल रहस्यमय था। उसके पास एक हल्का बैग था जिसमें कुछ निजी वस्तुएं थीं, एक अतिरिक्त जीन्स, टैगोर की कविताओं की किताब, एक चमड़े की जिल्द वाला नोटबुक जिसमें वह अपने विचार लिखती थी, और एक कैमरा जिसकी लेंस रेगिस्तान की गर्मी से धुंधली हो चुकी थी। उसका इरादा उस हवेली की कहानी को दस्तावेज करने का था, जिसे उसके दादा दादी ने अपने प्रेम से बसाया था, जब राजस्थान अब भी राजाओं और कवियों की भूमि थी। लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी थी, पुरानी लकड़ी और सीलन की गंध से भरी हर दरवाजा चरचराता, मानो किसी दखल पर विरोध जता रहा हो। जैसे ही वह भीतर पहुंची, एक जीवित सी खामोशी ने उसे घेर लिया। फर्नीचर से बूढ़ी लकड़ी की महक आ रही थी। दीवारों पर चिपकी सीलन मानो कोई दूसरी त्वचा बन गई थी, और एक अनकही सी भावना हवा में तैर रही थी, शायद उन यादों का बोझ जो इन दीवारों में समा गया था। मुख्य कक्ष बड़ा था, लकड़ी की काली बीमों वाला छत जिसमें महीन दरारें थीं। फर्श पर नीले और लाल राजस्थानी टाइलों की झलक अभी भी दिख रही थी, जहां से धूप छनकर आती थी। सफेद चादरों में ढंग का फर्नीचर धूल में लिपटा ऐसा लग रहा था, मानो कोई अदृश्य आत्माएं उसके आगमन को देख रही हों। एक कोने में उसे एक पुराना नक्काशीदार लकड़ी का संदूक दिखा, जिसमें मोर की आकृतियां बनी थीं, जिनके पंखों पर धूप झिलमिलाकर गिर रही थी। पर उसने उसे खोलने की इच्छा को रोका और पहले हवेली के बाकी हिस्से को देखने का निर्णय लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उत्साह और अनजानी शंका के बीच झूलता हुआ वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी, जिनके पत्थर समय के साथ घिस चुके थे। लोहे की रेलिंग ठंडी और जंग लगी थी, जिससे उसके हाथों में लाल निशान पड़ गए। गलियारे में पुराने चित्र टंगे थे, उसके दादा दादी और अन्य परिजनों के, जिनकी आंखें जैसे हर कदम पर उसका पीछा कर रही थीं। रंग उखड़ चुका था और लकड़ी की बनी फूलों की आकृतियों वाली फ्रेमें अब दरकी हुई थीं। कमरों में पुराना फर्नीचर पड़ा था, लोहे की पलंगें जिन पर फफूंदी लगी गद्दियां थीं, लकड़ी की अलमारियां जिनके अंदर की कपड़े अब नाफ्तलीन और सीलन की गंध से भर चुके थे। खिड़कियों से आंगन में डूबता सूरज लंबी परछाइयां बनाता हुआ झांक रहा था, जो हर बार पलक झपकने पर मानो हिलती सी प्रतीत होती थीं। इसी दौरान उसकी नजर एक अनोखे दरवाजे पर पड़ी, गहरे लकड़ी से बना, जिस पर कमल और सांपों की जटिल नक्काशी थी। यह बाकी दरवाजों से भारी और पुराना लग रहा था, जैसे सदियों से बंद हो। जब उसने उसे खोलने की कोशिश की तो दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। जंग लगा ताला और ठंडा धातु उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ तक सिहरन भेज रहा था। उसने पड़ोस की बुजुर्ग महिला मीरा चाची से इस कमरे के बारे में पूछा, जो ताजा बने लड्डुओं की थाली लेकर मिलने आई थी। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें गहरी और दांत अधूरे। जैसे ही प्रिया ने सवाल किया, वह असहज हो गईं और थाली कांपते हाथों में पकड़ते हुए बोलीं,
ये कमरा तुम्हारी दादी का था प्रिया। उसने इसे दशकों पहले बंद कर दिया था और फिर कभी इसका जिक्र नहीं किया। बेटा, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना बेहतर होता है, क्योंकि उनके पीछे कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें बदल सकता है। मीरा चाची ने नजरें चुरा लीं और जल्दी से वहां से चली गईं, प्रिया को और भी सवालों के साथ छोड़कर। उसके हाथ में पकड़ा लड्डू अब भुला दिया गया था। उसकी आंखें उस दरवाजे पर टिकी थीं, डरी हुई और फिर भी आकर्षित। रात को प्रिया ने अपने दादा दादी के पुराने कमरे में सोने की कोशिश की। पलंग हर हिलने पर चरमराता था, गद्दा नीचे धंस रहा था और छत पर सीलन से बने धब्बे रात की हल्की रोशनी में विकृत चेहरों जैसे दिख रहे थे। रसोई से मिली तेल की ढिबरी धीमी लौ में जल रही थी। उसकी बत्ती ऐसे जल रही थी जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। नींद बार बार टूटी। उसे कई बार ऐसा सुनाई दिया जैसे कोई नंगे पांव गलियारे में चल रहा हो, धीमे लेकिन साफ कदमों की आवाज। हर बार वे उसी बंद कमरे के सामने रुक जाती थीं। फिर एक भारी खामोशी छा जाती थी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। सुबह वह थकी हुई गहरी काली आंखों के नीचे सूजन के साथ बाथरूम के दरार वाले शीशे में देख रही थी। वह जान गई थी, उसे जानना होगा कि उस कमरे में क्या है। डर अब भी था, पर जिज्ञासा उससे अधिक। हवेली की हर दीवार, हर कोना, हर सिसकती आवाज अब उसके साथ सांसें ले रही थी। प्रिया की नींद बगल वाले आंगन से आती मुर्गियों की कुकड़ाहट और ताजा बने चाय की खुशबू से खुली, जो चाची मीरा अच्छे पड़ोसी की तरह लाई थी। पीतल के कप से भाप उठ रही थी जब दोनों हवेली की बरामदे में बैठकर बात कर रही थीं। चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों पर उगते सूरज की हल्की नारंगी रोशनी फैल रही थी। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हवा में सूखी मिट्टी की गंध घुली हुई थी और दूर कहीं एक चरवाहा अपनी बकरियों के झुंड को हाँक रहा था। उनके गले में बंधी घंटियां एक लय में टनक रही थीं। प्रिया, जिसकी आंखों में अब भी अधूरी नींद की थकावट थी, ने एक बार फिर बंद कमरे के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने जल्दी से बात का रुख बदल दिया। स्थानीय बाजार की रौनक और पास आती तीज की तैयारियों की बातें करने लगीं। उनके कांपते हाथ कप को जरूरत से ज्यादा कसकर थामे हुए थे। हताश होकर लेकिन मन में दृढ़ निश्चय लिए, प्रिया ने चाय के लिए धन्यवाद कहा और अंदर लौट गई। अब वह किसी भी तरह उस बंद दरवाजे की चाबी ढूंढना चाहती थी। जिज्ञासा का बोझ अब किसी अनकहे भय से भी मिलकर भारी हो चुका था, जैसे वह कमरा उसे बुला रहा हो। खिड़की से आती हवा जैसे उसके नाम को कभी आमंत्रण की तरह और कभी चेतावनी की तरह फुसफुसा रही थी। उसने अपनी खोज हवेली के मुख्य कक्ष में रखे लकड़ी के बक्से से शुरू की। बक्से पर पड़ा सफेद चादर उठाते ही धूल का गुब्बार उठा, जिससे वह खांसने लगी। अंदर से फफूंदी की गंध और पुरानी लकड़ी की महक मिल रही थी। ढक्कन चरमराता हुआ खुला और अंदर दादा दादी की कुछ यादें थीं। पीले पड़े फोटो एल्बम, जिनमें उसकी दादी एक लाल सिल्क की साड़ी में शादी के दिन मुस्कुरा रही थीं। सोने की बालियों का एक जोड़ा जो उन्हीं का था और लाल डोरी से बंधे कुछ पुराने पत्र, हिंदी में उसके दादा की सुंदर लिखावट में, प्यार और जीवन भर साथ निभाने के वादों से भरे हुए। लेकिन कोई चाबी नहीं मिली। प्रिया ने घंटों घर छान मारा। वह अटारी तक गई जहां जाले और धूल भरी लकड़ियां थीं। गर्मी से पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर गिर रही थीं। रसोई में भी गई जहां जंग लगे हुक्कों पर तांबे की कड़ाहियां टंगी थीं। अब भी पुराने मसालों की गंध वहां बसी हुई थी। आखिरकार जब वह दादा दादी के कमरे की अलमारी की एक दराज खोल रही थी तो वहां उसे एक पुरानी लोहे की चाबी मिली, भारी, ठंडी और उस दरवाजे के ताले के नक्श से मेल खाती हुई। समय ने उस पर धब्बे छोड़ दिए थे, लेकिन वह अब भी मजबूत थी, जैसे उसी क्षण का इंतजार कर रही हो। चाबी हाथ में लेकर प्रिया सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। उसकी आवाज घर की खामोशी में गूंज रही थी, जैसे कोई चेतावनी हो। लोहे की रेलिंग धूप से तप चुकी थी। जब वह उस दरवाजे के सामने पहुंची तो कुछ क्षण ठिठकी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और चाबी उसके हाथ में कांप रही थी। उसे मीरा की बात याद आई, कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। लेकिन जिज्ञासा ने डर पर जीत पाई और उसने चाबी ताले में डाली। उसे घुमाने में काफी जोर लगा। जंग लगे यंत्रों से एक अजीब दबा हुआ कराहने जैसा स्वर निकला। दरवाजा धीरे धीरे खुला, उसकी किवाड़ें कराहते हुए, जैसे
विलाप कर रही हूं। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था। भीतर की हवा भारी और ठंडी थी, जैसे समय वहां थम गया हो। यह ठंड बाहर के गर्म गलियारे से बिल्कुल उलट थी। फफूंदी और किसी धातु जैसी, शायद जंग या कुछ और। भयानक गंध उसकी नाक में भर गई। गलियारे की रोशनी कमरे का थोड़ा हिस्सा ही दिखा रही थी। मकड़ी के जालों से ढकी पत्थर की दीवारें, कुछ जगहों पर सड़ा हुआ लकड़ी का फर्श और एकमात्र फर्नीचर, एक लकड़ी की अलमारी जिस पर सांपों की आकृति उकेरी गई थी और उसकी पेंटिंग छिल चुकी थी, जिससे गहरे रंग की लकड़ी झांक रही थी। प्रिया ने आगे कदम बढ़ाया। फर्श उसके भार से फिर चरमरा उठा। उसने रसोई से लाई टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरती चली गई। दीवारों पर उसे अजीब निशान दिखे, गहरे खरोंच, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें बनाया हो। कुछ इतने गहरे कि पत्थर की परतें उधड़ चुकी थीं। वहां हिंदी के पुराने लिपि में कुछ शब्द भी लिखे थे, जिनका अर्थ वह ठीक से नहीं समझ पाई, लेकिन वे प्रार्थनाओं या श्रापों जैसे प्रतीत हो रहे थे। काले रंग की स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसमें खून के सूखे धब्बे भी जैसे मिले हुए थे। अब वह धातु जैसी गंध और तेज हो गई थी, लगभग दम घोंटने वाली। अलमारी पर एक फटा हुआ आईना रखा था। उसका कांच धुंधला और धब्बेदार, लेकिन उसमें प्रिया का डर से भरा चेहरा साफ दिख रहा था। उसके बगल में एक कपड़े की गुड़िया रखी थी। काले बटन जैसे आंखें, भयानक तरीके से सिले हुए चेहरे पर जैसे आंसू गिर रहे हों, और उसके मुंह से एक लाल धागे में अटकी सुई अब भी झूल रही थी। प्रिया ने घबराकर एक कदम पीछे ले लिया। जब उसने अलमारी की पहली दराज खोली तो अंदर पीले पड़े कागज मिले। दादी की कांपती लिखावट में कुछ लेख, जिनमें डरावने सपनों का जिक्र था। उन सपनों में एक प्रकट उपस्थिति का उल्लेख था, जो उसी कमरे में रहती थी, उसे छाया से देखती थी, रात को उसका नाम फुसफुसाकर पुकारती थी और धमकी देती थी कि अगर दरवाजा खोला गया तो वह बाहर आ जाएगी। प्रिया को एक ठंडी लहर ने छू लिया, और यह सिर्फ कमरे की ठंडक नहीं थी, उसकी अपनी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। हर शब्द के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वह इस कमरे में अकेली नहीं है। वह गुड़िया की आंखों को खुद पर टिकी हुई महसूस कर रही थी। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, लकड़ी पर खुरचने जैसी धीमी आवाज, जैसे नाखून घिस रहे हों। वह आवाज कमरे के सबसे अंधेरे कोने से आ रही थी, जहां टॉर्च की रोशनी नहीं पहुंचती थी। उसने रोशनी वहीं घुमाई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और उसने जो देखा उससे वह जड़ हो गई। एक काले फटे पुराने साड़ी में लिपटी आकृति कोने में झुकी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन हड्डियों जैसी पतली उंगलियां जमीन खुरच रही थीं, मिट्टी और सूखे खून से सनी हुई। उसके चेहरे की परछाई में बस दो आंखें चमक रही थीं, जैसे जलती हुई अंगारें, और वे उसे गुस्से से घूर रही थीं। प्रिया चीखी। टॉर्च उसके हाथ से गिर गई। उसका प्रकाश कमरे में इधर उधर घूमता रहा। वह दरवाजे की ओर भागी, अपने ही पैरों में उलझते हुए, और पीछे से खुरचने की आवाजें तेज होती जा रही थीं। उनके साथ एक कर्कश फुसफुसाहट भी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। किसी तरह उसने दरवाजा बंद किया और चाबी घुमा दी। चाबी के घूमने की धात्विक आवाज जैसे पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन खुरचने की आवाज अब दरवाजे के इस तरफ आने लगी थी। हर खरोंच और भी जोरदार, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। प्रिया ने तेजी से सीढ़ियां उतरनी शुरू की। दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। बंद दरवाजे पर पड़ते पंजों की खरोंचों की आवाज उसके दिमाग में ढोल की तरह गूंज रही थी, मानो रुकने का नाम न ले। उसके हर कदम के साथ वह खरखराती फुसफुसाहट जैसे उसका पीछा कर रही थी। एक ऐसी उपस्थिति जो उसके विचारों में किसी जिंदा परछाई की तरह समा गई थी। वह हवेली जो पहले अपनी जर्जर शांति में लगभग सुकून देती लगती थी, अब जिंदा लग रही थी। लकड़ी की पुरानी बीमों का चरमराना, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। दूर किसी दरवाजे का खुद ब खुद खुलना और बंद होना, और खुली खिड़कियों से आता हवा का झोंका, जिसमें कोई मानवीय कराह जैसा विलाप घुला हुआ था। राजस्थान की तपती धूप खिड़कियों से भीतर आ रही थी, जो हवा में उड़ती धूल को चमकाकर दृश्य बना रही थी, मगर कोई राहत नहीं दे रही थी। हर धूल का कण मानो कोई चेहरा बनाकर गायब हो जाता जब वह सीधे देखती। दीवारों पर टंगे चित्रों की आंखें अब उसे घूरती सी लग रही थीं, जिनमें एक अजीब सी क्रूरता थी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह रसोई में भागी, कांपते हाथों से एक
गिलास में पानी भरा जो लकड़ी की मेज पर गिर गया। कुएं के पानी का धात्विक स्वाद उसके डर से मिलकर और कड़वा लग रहा था। रसोई में अब भी पुराने मसालों, हल्दी, धनिया, मिर्च की महक घुली थी जो अब दम घोंटने वाली लग रही थी। और दोपहर की गर्मी ने हवा को लगभग सांस न लेने लायक बना दिया था, मानो घर ही उसे अपनी यादों से दबोचने की कोशिश कर रहा हो। उसे मदद की जरूरत थी, किसी की जो उसे बताए कि उसने क्या देखा, कोई आवाज जो उसके भीतर के तूफान को शांत कर सके। उसे याद आया कि मौसी मीरा ही एकमात्र ऐसी थीं जो उस बंद कमरे के बारे में कुछ जानती थीं। वही थी जिसकी चुप्पी अब सच की चाबी बन सकती थी। वह मीरा की हवेली की ओर दौड़ी, जमीन पर धूल उड़ाती तेज थापों के साथ दरवाजा पीटने लगी। दोपहर की धूप उसकी खुली त्वचा को जला रही थी। पास के बगीचे से आती चमेली की खुशबू उसके पसीने में घुलकर और तीव्र हो रही थी। मीरा ने दरवाजा खोला और प्रिय को देखकर चौंक गई। वह सफेद पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, उलझे बालों में पसीने की लटें चिपकी थीं और आंखों में एक भय था जो उसकी आवाज को भी थरथरा रहा था। क्या हुआ बेटी? मीरा ने घबराई हुई आवाज में पूछा और उसे अंदर खींच लिया। घर के भीतर का ठंडा अंधेरा एक पल की राहत दे रहा था। हवा में चंदन की अगरबत्ती की गंध और ऊपर चलता पंखा जो धीरे धीरे घूमता हुआ मानो गहरी सांस ले रहा हो। प्रिय ने हाँफते हुए वह सब सुनाया जो उसने देखा था। दीवारों पर खून जैसे गहरे खरोंच, पुराने हिंदी में लिखी प्रार्थनाएं जो मानो श्राप थीं, वह डरावनी कपड़े की गुड़िया जिसके बटन जैसी आंखें उसे घूर रही थीं, और वह काली साड़ी में ढंकी आकृति जिसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। हर शब्द उसके डर से कांप रहा था। हाथ हवा में डर को दर्शा रहे थे और उसकी आवाज खुद ब खुद टूटने लगी थी, जैसे वह फिर से सब महसूस कर रही हो। मीरा कुछ पल चुप रही। उनका झुर्रियों भरा चेहरा सख्त हो गया। लकड़ी की माला को कसकर पकड़ लिया और चुपचाप जलती अगरबत्ती की धीमी चटचटाहट में जैसे कोई पुरानी चोट फिर से खुल गई हो। फिर उन्होंने धीमी, दुख से भरी आवाज में कहा, मुझे डर था कि यह दिन आएगा। वह कमरा किसी आत्मा का घर नहीं, बल्कि एक सच्चाई का कायदा खाना है जिसे तेरी नानी ने बरसों तक छुपाया था। एक ऐसा राज जिसे पूरे गांव ने मिलकर दफन किया था। मीरा ने बताया कि प्रिय की नानी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन थी, राधा, जिसकी सुंदरता के चर्चे गांव भर में थे, जिसके लंबे काले बाल और कढ़ाई की कला सबको मोहित करती थी। लेकिन उसमें एक पागलपन था, हिंसक दौरे जो उसे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर देते। श्राप और प्रार्थना एक साथ बड़बड़ाती और सब कुछ तोड़ फोड़ देती। परिवार ने लोक लाज के डर से उसे उसी कमरे में कैद कर दिया। दरवाजे के नीचे से रोटी और दूध देकर जिंदा रखा गया, मगर कभी बाहर नहीं आने दिया। वह चाबी लक्ष्मी के पास रही, एक बोझ जो उसने जीवन भर ढोया। लक्ष्मी ने इसे स्वीकार तो नहीं किया, पर अपने डायरी में लिखा, उस अपराध बोध को शब्दों में बांधा। उन्होंने लिखा कि कैसे रातों को राधा के खरोंचने और फुसफुसाने की आवाजें उसे सता जाती थीं, भले ही वह उस कमरे से बहुत दूर होती। राधा मरी नहीं थी, वह जीती रही, नफरत से पल पल और मजबूत होती गई। दीवारों को खरोंचते हुए उसके नाखून घिस चुके थे, और वह आवाजें वही थीं जो प्रिय ने सुनी थीं, एक कैद आत्मा की नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान की जो दशकों से बंद थी। मीरा ने माना कि गांव वाले सब जानते थे, मगर डर और शर्म ने उन्हें खामोश कर दिया था। प्रिय समझ चुकी थी, वह छाया नहीं थी। राधा असल में अब भी जीवित थी। वह और मीरा कुछ गांव वालों को लेकर प्रशासन के पास गईं। पुलिस आई और भीड़ जमा हो गई। दोपहर की धूप में सहमे चेहरे, एक सन्नाटा जो केवल सायरन की आवाज से टूट रहा था। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, आवाजें गूंज उठीं, और वहां बैठी मिली राधा, अब 80 वर्ष की, सूखी लकड़ी जैसी झुकी हुई, उलझे सफेद बाल, दीवारों पर वर्षों की खरोंच के निशान, टूटी फूटी बड़बड़ाहट करती हुई, और आंखें प्रिय को घूरती हुई जैसे उसे दोष दे रही हों। प्रिय ने घर छोड़ दिया। वह दिल्ली में रिश्तेदारों के पास चली गई, मगर वह कमरा उसके भीतर रह गया। हर खरोंच, हर दरवाजे की आवाज, हर हवा का झोंका उसे उसी डर के पास वापस ले आता। दिसंबर 2025 की एक सर्द रात में भी प्रिय नींद में कांप उठी।
उसके मन में अब भी वही खरोंचें थीं। राधा की आंखें अंधेरे में झलकती रहीं। एक ऐसा डर जो कभी नहीं मिटा, एक राज जिसने आत्मा पर एक अमिट दाग छोड़ दिया।